चलिए तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की। जी हाँ, टॉपिक है जनजाति। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो जनजातियाँ होती हैं उन्हें हम एसटी कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आप जानते हैं अपने यहाँ जनरल, ओबीसी, एससी और फिर आता है एसटी। तो एसटी में जो आती हैं वो सभी जनजातियाँ एसटी के अंतर्गत आती हैं। अब एसटी में आने के लिए इन्हें सरकारों द्वारा, राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा जोड़ा जाता है कि ये कैटेगरी हमारे यहाँ एसटी में होगी, एससी में होगी, ओबीसी में होगी, जनरल में होगी। समझ गए? तो जनजाति के रूप में यहाँ पर दो बातें आएंगी आपके सामने। दो बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात यह है, चलिए दो बातें सामने आएंगी। जैसे पहली बात है कि एक बार 1967 में कुछ जनजातियों को उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया कि ये जनजातियाँ मानी जाएंगी आज से। फिर उसके बाद सन 2003 में भी कुछ जनजातियों को उत्तर प्रदेश की जनजाति लिस्ट में जोड़ा गया। बात समझना कि पहले दिन जनजातियाँ बनाना तो पड़ेगा ना लिस्ट में। तो जब 1967 में कुछ जनजातियों को जोड़ा गया तो उस समय ये 5 जनजातियों को जोड़ा गया। कितनी जनजातियाँ जोड़ी गई? 5 जनजातियाँ। 5 जनजातियाँ। कितनी जनजातियाँ जोड़ी गई? 5 जनजातियाँ। क्लियर है? और तब 2003 की बात करें तो यहाँ पर 10 जनजातियों को जोड़ा गया। जनजातियाँ, इन्हें लिस्ट किया गया कि ये हमारे यहाँ से जनजातियाँ। तो टोटल कितनी हो गई हैं? 15 जनजातियाँ हो गई हैं। लेकिन हम 15 की 15 नहीं पढ़ेंगे, एक बार इनके 15 के नाम तो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन हम मौलिक रूप से केवल कुछ ही जनजातियों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती हैं। क्लियर है? इनकी हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि एक जनगणना हुई अपनी सन 2011 में। समझना, एक जनगणना है, जनगणना। और कौन सी जनगणना हमारी हाल ही लेटेस्ट है? समय भी 2011 की जो जनगणना है वही जनगणना हमारे लिए लेटेस्ट है अभी भी। तो 2000 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के अंदर, बात समझना, किसके अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर कितने प्रतिशत जनजातियाँ थीं? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 0.6% जनजातियाँ निवास करती हैं। कितनी? 0.6%। अगर इनसे हमसे इसकी गिनती पूछ ले कि नंबर्स में कितनी है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग में ये बात बताई जा रही है, तो ये होंगी कुछ इतनी। इस फिगर को याद रखना या मत रखना, पर परसेंटेज को याद रख लेना, वो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। क्लियर है? अगर हम बात करें कि इनकी बात किस आर्टिकल में होती है, इनकी जो बात है वो किस आर्टिकल में होती है, तो याद रखना इनके लिए आर्टिकल है 342, जिसके अंदर इनकी बात हम लोग करते हैं जनजातियों की। तो ये एक बेसिक रूप से आपकी बात यहाँ पर हो गई है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न बने आपसे कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? अब तो बात जनजातियों की होनी है। तो अगर जनजातियों की जनसंख्या की अगर हम बात करें, इनकी जनसंख्या की अगर हम लोग जो बात करें तो बात निकल कर आती है जो सबसे ज़्यादा है वो ये हैं गोंड जनजाति। उसके बाद आती है खरवार, उसके बाद आती है थारू जनजाति। तो ये क्रम है, सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये। इस प्रकार से ना याद रखना, गोंड, खरवार और थारू जनजाति। अब हम उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं प्रमुख रूप से? प्रमुख जनजातियां, अब ये भी मैंने आपको बताया, प्रमुख जनजातियां कितनी हैं? अभी भी हमने पढ़ा कि साहब 15 हैं। कितनी हैं? 15 प्रमुख जनजातियां हैं हमारे यहाँ। अगर हमसे पूछे सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, हमसे पूछे कि सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो आप बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए क्या बताएंगे। सबसे पुरानी जनजाति अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बतानी होगी थारू तथा बुक्सा। थारू तथा बुक्सा ये सबसे पुरानी जनजाति हैं हमारे यहाँ। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ हैं, सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ मिलती हैं, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पूर्ण रूप से याद रखना। सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ मिलती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा सोनभद्र। आपको बताना पड़ेगा बच्चों सोनभद्र और उसके बाद बलिया, यहाँ पर सबसे अधिक जनजातियाँ हैं। और आपसे पूछे सबसे कम कहाँ पर हैं, ये भी पूछ सकता है। सबसे कम जनजातियाँ कहाँ पर हैं, सबसे कम जनजातियाँ, तो आपको प्यारे बच्चों बताना पड़ेगा बागपत का नाम। तो ये तो होगी बड़ी बेसिक सी जानकारी जहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं अक्सर। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, नॉर्मल जो एक जनजाति के बारे में आपको मौलिक रूप से पता होनी चाहिए। इट इज़ ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई एक बेसिक बात।
अब थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो अब जो हमने बात करी थी कि भैया 1967 में कुछ जनजातियों को जोड़ा गया था, वो थी 5 जनजाति। 2003 में जोड़ा गया था, वो थी 10 जनजाति। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार 1967 में जोड़ी गई जनजातियों के बारे में। 1967 में कितनी जोड़ी गई? 5। कौन कौन सी थी? तो साहब सबसे पहली थी हमारे लिए थारू, दूसरे नंबर पर जोड़ी गई थी बुक्सा, इसीलिए दोनों सबसे पुरानी जनजातियाँ भी मानी जाती हैं। फिर जोड़ी गई थी भोटिया, ध्यान रखना, फिर जोड़ी गई थी भोटिया। फिर जोड़ी गई थी जौनसारी, जौनसारी से भी अच्छे खासे प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम के अंदर। जोड़ी गई थी जौनसारी। और फिर जोड़ी गई राजी। कितनी हो गई हैं? 1, 2, 3, 4 और एक 5। ये 5 जनजाति 1967 में जोड़ी गई। इसके बाद आ जाता है आपका अपना प्यारा 2003। अब 2003 में भी जनजातियाँ जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई? सब 10। आइए एक बार एक नज़र में इन्हें देख लेते हैं। नंबर 1 कौन सी जोड़ी गई? गोंड। गोंड जनजाति जोड़ी गई। इसी के अंतर्गत आती हैं धुरिया, इसी में आ जाती है आपकी धुरिया जनजाति भी आ जाती है इसी के अंदर, याद रखना। इसी के अंदर आ जाती है आपकी धुरिया। नायक भी इसी में आ जाती है। ये सब एक ही मानी जाएंगी, याद रखना। नायक भी इसी में। ओझा सुना होगा, अवध ओझा सर का नाम सुना होगा कभी ना कभी, तो ओझा भी इसी के अंदर। एक आती है इसी में पठारी, याद रखना क्या आती है? पठारी। और एक राजगोंड भी इसमें अंदर आते हैं, वे राजगोंड, राजगोंड, ये भी इसी के अंदर आते हैं। दूसरे नंबर की जनजाति जो जोड़ी गई थी वो थी खरवार। अब ये देखो खरवार क्या थी? खरवार। इसे खरवार भी कह देते हैं और कहीं जगह आपको ये खैरवार भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो चिंतित मत होना, एक ही बात है। नंबर तीसरी जनजाति सहरिया। ये कभी ना कभी पढ़ी होगी, अगर आपने जनजाति कभी ना कभी पढ़ी है तो। कौन सी जोड़ी गई? सहरिया। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो परहिया, परहिया, ये जनजातियाँ भी इसमें जोड़ी गई। नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो जोड़ी गई बैगा। कौन सी जोड़ी गई? बैगा। क्लियर है? नंबर 6 की हम लोग बात करेंगे अभी, तो यह है पंखा और पनिका, याद रखना। पंखा और पनिका, पनिका। बात करते हैं नंबर 7 की जनजाति की। नंबर 7 पर जोड़ी गई थी अगरिया, अगरिया। ये नाम आपको याद होने चाहिए, 2003 में जोड़ी गई जनजातियां हैं। ऐसा क्या प्रश्न बनेगा उसकी भी बात करेंगे। फिर जोड़ी गई पठारी। कौन सी जोड़ी गई? पठारी। नंबर 9 पर चेरो। कौन सी जोड़ी गई? चेरो। नंबर 10 पर आप जोड़ी गई भुड़िया, भुइया या भुनिया भी कह देते हैं जगह जगह, भुइया या कह लें भुनिया, भुनिया। तो ये आपको बेसिक याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, ये समझो। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को सन 2003 में जोड़ा गया था? अब कुछ नाम होंगे, उसमें से एक ही होगा। कौन सी जनजाति को 1967 में जनजाति के रूप में जोड़ा गया था या नहीं जोड़ा गया था? यहाँ से प्रश्न बनेंगे, इसलिए याद होना चाहिए। मैं स्पष्ट बता दूँ, चाहे इसकी सारी जानकारी ना हो, पर ये 15 नाम आपको याद होने जरूरी हैं, हर हालत में जरूरी हैं। इनके बिना आपका काम नहीं बनेगा। अब आइए इनमें से जो मेन जनजाति जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनके हम लोग बात शुरू करते हैं 1 बाय 1। अब यहाँ से डिटेल शुरू करते हैं, व्याख्या शुरू करते हैं इनकी। नंबर 1 पर हम बात करेंगे थारू जनजाति की, जो सबसे पुरानी जनजाति है और जिसे सबसे पहले जोड़ा गया था। इसके बाद बुक्सा को जोड़ा गया था। तो अगर हम इस जनजाति की बात करते हैं तो आइए देखते हैं क्या क्या इस जनजाति के अंदर है। सबसे पहले तराई क्षेत्र के, तराई क्षेत्र के महराजगंज, महराजगंज, आपने मैप पढ़ा होगा कभी ना कोई, मैंने भी पढ़ा है। महराजगंज, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, जी हाँ बलरामपुर। एक आपका अपना सिरावस्ती, एक आपका अपना बहराइच, कौन सा है? बहराइच। और लखीमपुर खीरी, लखीमपुर लिख देता हूँ, खीरी अपना आप समझ जाना। तो इन क्षेत्रों में थारू जनजाति पाई जाती है। तो मौलिक रूप से अगर हम कहें तो 2 आंसर इसके होंगे। आपसे पूछेगा थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो पहला आंसर है तराई क्षेत्र में पाई जाती है। और तराई क्षेत्र में भी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप बड़े आराम से बताएंगे कि सर महराजगंज में पाई जाती है, सिद्धार्थनगर में पाई जाती है,
बलरामपुर में पाई जाती है, श्रावस्ती में पाई जाती है, बहराइच में पाई जाती है और लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। थारू जनजाति की यहाँ बात कर रहे हैं। हमसे थारू जनजाति के वंश के बारे में भी बातचीत होती है। तो अगर हमसे पूछे थारू जनजाति किस वंश की है, तो ये किरात वंश की हैं। कौन से वंश की हैं बच्चा? ये किरात वंश की जनजातियाँ हैं। किरात वंश की जनजातियाँ हैं, याद रखना, ठीक है ना। इसके आगे डिटेल लिखेंगे कि राजपुताना के, राजपुताना समझते हैं, राजपूत टाइप, राजपुताना, राजपुताना के थार मरुस्थल, थार मरुस्थल के, थार मरुस्थल से ये जनजातियाँ मानी जाती हैं। कहाँ से मानी जाती हैं? कि थार मरुस्थल से जनजातियाँ आई हैं। कहाँ से आई हैं? थार मरुस्थल से। अब इनके एक वो है बॉडी का स्ट्रक्चर, वही कद में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? कद में छोटे होते हैं। कद में कैसे होते हैं बच्चों? छोटे होते हैं। चौड़ी मुख आकृति होती है इनकी, चौड़ी मुख आकृति, चौड़ी मुख करती, चौड़ी मुख आकृति होती है इनकी। और ये पीले रंग के होते हैं। अब ऐसा नहीं है पीले रंग का मतलब है कि डायरेक्ट येलो कलर उठा लिया पूरा, हल्के पीले, जैसे कि लोगों को पीले हो जाता है जब वो दिखते हैं, ऐसा हल्का पीला रंग इनका होता है। इनका अपना एक अलग पहनावा भी है बच्चों, याद रखना। वो है धोती, और ये बड़ी चोटी रखते हैं। धोती पहनते हैं, धोती समझते हो? धोती, और ये बड़ी चोटी रखते हैं। कैसी चोटी रखते हैं? बड़ी चोटी रखते हैं। कैसी चोटी रखते हैं बच्चों? बड़ी चोटी भी ये लोग साथ में अपने रखते हैं, बड़ी चोटी। याद रहेगा, ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब अगर इनकी हम बात करें पारिवारिक दशा के रूप में बात करें, तो ये संयुक्त परिवार में रहते हैं और प्रारंभ में मात्र सत्तात्मक परिवार से जुड़े थे। बात समझ गए? पहली बात, ये कैसे रहते हैं? संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। कैसे रहते हैं? संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। और अगर हम इनके घर की बात करें तो ये कैसे थे? ये प्रारंभ में, बात करना यहाँ साफ साफ लिख रहा हूँ मैं, प्रारंभ में, मतलब अब नहीं है, प्रारंभ में मात्र सत्तात्मक थे ये। कैसे थे? मात्र सत्तात्मक, सत्तात्मक थे। क्लियर है? कैसा परिवार था इनका? मात्र सत्तात्मक। पर अब कैसा हो गया है? पितृसत्तात्मक हो गया है। तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं। ये कौन से धर्म के अनुयायी माने जाते हैं? साहब ये हिंदू धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। कौन से धर्म के? हिंदू धर्म के। अगर इनकी अर्थव्यवस्था की मैं बात करता हूँ, इनकी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का मतलब है यहाँ पर इनका जो पालन पोषण करने के लिए काम करते हैं, तो कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान मतलब ये कृषि के ऊपर ज़्यादा ही डिपेंड रहते हैं। याद रहेगा। एक यहाँ पर नोट, बड़ी मेन बात है, लखीमपुर खीरी में, कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय भी है। एक महाविद्यालय भी खोला गया है। महाविद्यालय, बात समझ गए? पूछा जाए कि थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय कहाँ खोला गया, तो लताना लखीमपुर खीरी में खोला गया है। इनका एक पारंपरिक त्यौहार है। पूछा जाता है कि इनका पारंपरिक त्यौहार कौन सा है? पारंपरिक त्यौहार कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? अगर थारू जनजाति का पारंपरिक त्यौहार पूछ ले तो बजहर बताएंगे। क्या बताएंगे? बजहर बताएंगे। यही वो जनजाति है जो शौक बनाती है। किस पर? दिवाली पर। अब बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होगा कि सर दिवाली तो अच्छा त्यौहार है और ये हिंदू धर्म को मानते हैं, तो दिवाली को शौक के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो देखो, हर चीज़ के कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो ये आपने यहाँ देखा, थारू जनजाति के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी यहाँ ली। यहाँ से सब चीज़ों से क्वेश्चन कभी ना कभी आपके बने हैं। तो चलते हैं नंबर 2 की जानकारी पर। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बुक्सा जनजाति को। जी हाँ, अब हम किसे पढ़ेंगे नंबर 2 पर? बुक्सा जनजाति को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जी हाँ, कौन सी जनजाति है? बुक्सा जनजाति की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब बुक्सा जनजाति आपसे क्या कह रही है, क्या डिमांड कर रही है, देखते हैं। पहली बात, बुक्सा जो जनजाति है इसे भोक्सा भी कह देते हैं। कई जगह आपको ये लिखा हुआ मिला होगा अगर आपने कभी कभी पढ़ा है तो भोक्सा कहें या बुक्सा कहें, ये जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? याद रखना, ये जनजाति आपको मुख्य रूप से बिजनौर क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाती है। कहाँ मिलती है? बिजनौर क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है ना। अब इसके बारे में और बातें करते हैं। तो अधिकांश लोगों का मत है, समझना इस बात को, अधिकांश
लोगों का मत है, अधिकांश लोगों का मत है कि बुक्सा जनजाति जो है, बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घरानों से संबंध है, घरानों से संबंध है, संबंध है। बात समझ गए? ये किससे संबंध रखती है? पतवार राजपूत घरानों से संबंधित रखती है, अधिकांश लोग ये मानते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने मराठों द्वारा भगाए गए बताया है, जो यहाँ कर बस गए। खैर, अलग अलग बातें तो इसमें रहती हैं। इन लोगों में, ये समझ लेना, इन लोगों में बंदर, गाय और मोर, बंदर, गाय और मोर का मांस खाना वर्जित होता है। क्या होता है? वर्जित होता है। याद रखना, मांस खाना क्या है यहाँ पर? सब वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। याद रखना, सामाजिक स्थिरीकरण की बात करते हैं यहाँ पर। अगर बात करें तो ये बंदर, गाय और मोर का मांस नहीं खाते हैं, पूर्ण रूप से वर्जित है इन तीनों का मांस खाना। क्लियर है? अब इनमें भी जनजातियां या उपजातियां होती हैं, उप जनजातियां भी होती हैं, जैसे कि बुक्सा ब्राह्मण भी होते हैं। अब जैसे मैं ब्राह्मण हूँ मौलिक रूप से बात करें, लेकिन जनजातियों के रूप में बुक्सा ब्राह्मण भी होते हैं। याद रखना, क्षत्रिय ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय बुक्सा भी होते हैं। क्या बोल गया मैं भी? बुक्सा जो होते हैं क्षत्रिय भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, ये अहिर बुक्सा भी होते हैं। तो इसके अंदर भी इस प्रकार से उप जनजातियाँ पाई जाती हैं। नाई बुक्सा भी होते हैं, समझ लेना, नाई बुक्सा। बात समझ में आ रही है या नहीं? नाई बुक्सा भी होते हैं, इसके अंदर भी जनजातियाँ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बनता है और इम्पोर्टेंट माना जाता है। इनके विवाह को एक अनुबंध मात्र माना जाता है। एक अनुबंध होता है इनका, जो विवाह होता है वो क्या होता है? एक अनुबंध। अनुबंध का मतलब समझते हो? एक डील होती है बस, अनुबंध मात्र, है ना। जैसे कि हम कोई डील साइन कर लेते हैं, ऐसे होता है इनके यहाँ विवाह। क्लियर है? और इनके यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है बिरादरी पंचायतें। बिरादरी पंचायत इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख है। तो कभी पूछे बिरादरी पंचायत किस जनजाति से संबंध रखती है, तो आप बताएंगे बुक्सा से। और विवाह एक अनुबंध कौन सी जनजाति में माना जाता, तो यहाँ बताएंगे बुक्सा में। किस जनजाति में बंदर, गाय और मोर का मांस खाना वर्जित है, तो बताएंगे बुक्सा जनजाति में। ये कहाँ निवास करती है? बिजनौर जिले में निवास करती है। अधिकांश लोगों का मानना है कि जनजाति पतवार राजपूत घराने से संबंध रखती है। तो कितने आसानी से आप ये सब चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर है? अगली जनजाति हम पढ़ेंगे नंबर 3। अगली जनजाति है खरवार या खैरवार। ठीक है ना, खरवार कहें या खैरवार कहें, इस जनजाति की भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और देखते हैं क्या नया है। चलिए, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और गाजीपुर इलाकों में ये लोग निवास करते हैं। सबसे पहली बात, कौन से इलाकों में निवास करते हैं? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, कहाँ करते हैं? देवरिया, बलिया और गाजीपुर में बड़ी की मात्रा लगेगी ना, गाजीपुर से है। तो ये यहाँ पर निवास करते हैं। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और गाजीपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका जो वंश माना जाता है सूर्यवंशी माना जाता है। क्या माना जाता है? सूर्यवंशी। संस्कार उम्र से ज़्यादा है इस बच्चे के। सरकार क्यों ना हो, खून भी तो सूर्यवंश का है। सूर्यवंशम पिक्चर देखिए ना। हाँ, चलिए, तो ये अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। कुछ इतिहासकार इनके बारे में कुछ अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ इतिहासकार
इतिहासकार। कुछ इतिहासकार इन्हें कत्थे का व्यापारी कहते हैं। कत्था समझते हो? कत्थे का व्यापार, एक सेकेंड, व्यापार सही है। इन्हें क्या कहते हैं? खत्ते का व्यापारी भी कहते हैं कुछ इतिहासकार। तो इस चीज़ का याद रखना कि कत्थे का व्यापार किस जनजाति को माना जाता है? खरवार या खैरवार को। ये सूर्यवंशी हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर जैसे एरिया में ये लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पर निवास करते हैं। अब ये लोग जो पूजा करते हैं, अगर बात करें इन लोगों की पूजा की, तो ये लोग शिव, दुर्गा, हनुमान आदि की पूजा करते हैं। इनमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगर जंतुओं की बात करें, अगर हम बात करें किसकी? जंतु की बात करें, तो जंतु में जो नाग है, तो इनके यहाँ नाग पूजा का प्रचलन सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रश्न को आप डायरेक्ट याद रखना कि नाग पूजा खरवार जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रमुख मानी जाती है। ये बात क्लियर है ना? अब इनकी उपजातियों की बात कर लें आप। इनकी उपजातियाँ भी हैं भैया। क्या है इनकी? उपजातियाँ। अब उपजातियों में अगर हम बात करें तो ये सूरजवंशी हैं। पहली बात तो सूरजवंशी इनके यहाँ डायरेक्ट जाति भी है। वो सूर्यवंशी था, सूरजवंशी है, यहाँ पर याद रखना। अगला है पदबंदी। ये भी याद रखना होगा। ये भी क्या है? एक जनजाति है और ये उपजनजाति के रूप में मानी जाती है। दौलतबंदी, दौलतबंदी ये भी इसी के अंतर्गत आती है। एक आती है आम्या, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। देखो याद रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है। खेरी भी आती है इसी के अंदर। तो ये सब याद रखना आपको काम है। इनसे क्वेश्चन बनता है। इनका एक प्रमुख नृत्य है, ये बहुत वर्ल्ड फेमस है। इनका एक प्रमुख नृत्य है। अगर कोई बच्चा इनका नृत्य जानता है तो कमेंट में बताए। इनका एक नृत्य है जिसे आप कर्मा कहते हैं और ये एग्जाम में बहुत आता है, कर्मा। तो यहाँ पर हमने तीसरी जनजाति के रूप में भी इनको पढ़ा है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 यहाँ पर अग्रिया जनजाति। कौन सी है? अग्रिया जनजाति है। आइए इसके बारे में हम कुछ लोग जान लेते हैं। कुछ ज़्यादा जो जितनी जनजाति आती रहेंगी, देखो मेन यही 3 है। सबसे ज़्यादा मेन है 3 है, जो सारी मेन मानी जाती है, पर डिटेल के रूप में ये 3 सबसे ज़्यादा मेन जनजातियाँ मानी जाती हैं आपकी। ये आप बात समझ लें जितना जल्दी हो सके। अगली है अग्रिया जनजाति। ब्रिटिश शासन के दौरान, समझना, ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासन के दौरान मिर्ज़ापुर और उसके आसपास रहने वाले लोग और उसके आसपास रहने वाले लोग और उसके आसपास रहने वाले लोग लोहे के खनन में शामिल थे। किसके खनन में? लोहे के खनन में शामिल थे। तो वहाँ से ही जनजाति बनी। कौन सी? अग्रिया जनजाति। इसीलिए इस जनजाति में अगर आप इसकी उपजनजातियाँ देखेंगे, उपजातियाँ कह लो या उपजनजातियाँ कह लो, चलो उपजातियाँ हैं। तो इसकी उपजाति अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे लोहार आते हैं। कौन आते हैं? लोहार आते हैं। जी हाँ, ये किस में आते हैं? अग्रिया में आते हैं। ठीक है। सोनू रेनी आते हैं इसी के अंदर। सोनू रेनी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। टेकाम आते हैं इसी के अंदर। ये जनजातियाँ की उपजनजाति है। ठीक है ना। कौन आते हैं? टेकाम भी आते हैं। पुरताई भी आते हैं इसी के अंदर। पुरताई भी इसी के अंदर आते हैं। मराई भी इसी के अंदर आते हैं। ये क्या है? इसकी उपजातियाँ हैं। ठीक है ना। यहाँ सब क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन अब देखो सीधे सीधे याद रखना, अगर ये जनजाति को पूछा जाए तो इनका मुख्य काम क्या रहा है? खनन से संबंधित, लोहे से संबंधित रहा है और ये मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट इसके लिए बनता है। एक जनजाति है सहरिया जनजाति। अब छोटी छोटी डिटेल मिलेंगी, ज़्यादा बड़ी डिटेल मुश्किल है मिलना आपको। सहरिया जनजाति कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, सहरिया जनजाति के बारे में भी। ये ललितपुर में रहते हैं। ललितपुर एरिया समझते हैं ना? ठीक है ना। कहाँ पर? ललितपुर के आसपास। ललितपुर
ललित, गलत कर दिया, ललितपुर। ये कहाँ निवास करते हैं? ललितपुर में निवास करते हैं। ये मुख्य रूप से शिव की पूजा करते हैं, ठीक है ना। समझेंगे, ये मुख्य रूप से किसकी पूजा करते हैं? शिव की पूजा करते हैं, शिव पूजा में यकीन रखते हैं। और ये एक दावा भी करते हैं। क्या करते हैं? एक दावा। ये एक दावा करते हैं कि इनका संबंध किससे है? शबरी से है। शबरी समझते हो? रामायण में याद है ना, रामायण में शबरी ने बेर खिलाए थे रामायण में, तो ये रामायण वाली शबरी है। रामायण लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान में रहे। तो ये अपना संबंध दर्शाता है। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जनजाति शबरी से संबंधित है? शबरी से संबंधित है ना? तो आप बताएंगे सहरिया जनजाति इससे संबंधित है। इस जनजाति का एक मुख्य व्यवसाय है, व्यवसाय, ठीक है ना। क्या है? मुख्य व्यवसाय है। क्या है? शहद इकट्ठा करना। शहद इकट्ठा करना इस जनजाति का मुख्य कार्य में से एक है, शहद इकट्ठा करना। बाकी और भी हैं, जैसे लकड़ी काटना, ये भी इसका मुख्य कार्य में से एक है। खनन करना, ये भी इसका काम है, खनन करना। पर जब कभी क्वेश्चन बना है तो वो शहद से बना है। किससे बना है? शहद से बना है। इसका काम टोकरी बनाना भी है, टोकरियाँ बनाना, ये भी पकड़ लो, टोकरियाँ बनाना। ये से याद होने चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ लिख लो। लेकिन हाँ, वो बात अलग है, शहद इकट्ठा करना सबसे मेन माना जाता है। इनका काम पत्थर तोड़ना भी है। जब खनन कर रहे हैं तो पत्थर तो अपना भी तोड़ेंगे, कोई बात नहीं है। ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद करना एकदम बनता है, यहाँ डायरेक्ट याद करना बनता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम हल्के में लेके छोड़ दोगे। अगली जनजाति है, ये कौन से नंबर की हो गई आपके? 5वें नंबर की। 6ठे नंबर की जनजाति है, इसका नाम है बैगा। बैगा से डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि भैया निवास कहाँ करते हैं ये लोग? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये निवास करते हैं सोनभद्र में। कहाँ करते हैं? सोनभद्र में ये लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। कहाँ? अब याद रखना, बैगा जो है, ये बैगा जनजाति जो है, तो ये बैगा जंगल काट कर बेवर खेती करते हैं। बेवर खेती करते हैं। बेवर कोई फसल नहीं है, तरीका है असल में। जंगलों को काटकर बची हुई चीज़ों को जलाकर उसके बाद ये खेती करते हैं, ठीक है ना। इसे बेवर खेती कहते हैं। ऐसा सोचना बेवर कोई फसल है, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ओझा का कार्य भी करते हैं। ओझा तो समझ गए होगे। ये ओझा का कार्य भी करते हैं, किसका काम करते हैं? ये ओझा का काम करते हैं। ये जंगली जड़ी बूटी से रोगों का उपचार भी करते हैं। रोगों का उपचार भी इसी से करते हैं ये, ठीक है ना। ये लोग बांस से, याद रखना किससे? बांस से चटाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बांस से चटाई और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी बनाते हैं, याद रखना। तो ये इनका मेन काम है। यहाँ से भी आप बातचीत को देख सकते हैं, तो याद रहेगा। ये है मुख्य रूप से जो जनजातियाँ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इन्हें आप याद कर लेना। वैसे इन सभी के ऊपर जितनी क्लास आप देख रहे हैं, इन सभी के ऊपर एमसीक्यू क्लास भी आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। जल्दी क्या, बस ये टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद में इनकी एमसीक्यू क्लास की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे मैं आपको वो भी समय पर दे पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।